मेरे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के नए अमीर जमात सादतुल्लाह हुसैनी साहब। सादतुल्लाह हुसैनी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप एक ऐसे चैलेंजिंग वक्त में, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव करीब है, आप जमात इस्लामी के अमीर बनाए गए हैं, तो क्या क्या आपके कदम होंगे ख़ास तौर से इस चुनाव के लिए जो उठाए जाएंगे? जी, चुनाव के सिलसिले में तो हम काम कर रहे हैं बराबर। सबसे पहले हमने सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट करने की, उनको एक दूसरे से करीब लाने की कोशिश की। और हम जो है पॉलिटिकल जो डिबेट है, इलेक्शन डिबेट है, उसको सही रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज़ादी के 70 साल के बाद, 70 ईयर्स के बाद भी हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम रियल गवर्नेंस के इश्यूज़ को इलेक्शन का डिबेट का मौजू बनाएं। और इस इमोटिव इश्यूज़, कास्ट, कम्युनिटी की पॉलिटिक्स ये डोमिनेट कर रही है। तो हम समझते हैं कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सही अलामत नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन इश्यूज़ पर बात हो, गवर्नेंस के इश्यूज़ पर बात हो, डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर बात हो, गरीब आदमी के जो मसाइल हैं उसके इश्यूज़ पर बात हो। तो हम जो टोटल पॉलिटिकल डिबेट है उसको इस रुख पर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह हम चाहते हैं कि सारे वोटर्स रजिस्टर हों, उसके लिए हमने कैंपेन चलाई। और फिर ये भी चाहेंगे कि वोटर्स वोट दें, अपना राइट इस्तेमाल करें, डेमोक्रेटिक राइट। और वोटर राय वोट दें तो वो भी रियल गवर्नेंस के इश्यूज़ के बेस पे वोट दें, इस तरह के टेम्पररी इमोटिव इश्यूज़ के बेस पे एक्सप्लॉइट ना हो। इसके लिए हम एजुकेट करने, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन तक करते रहेंगे। और राम मंदिर का मामला बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बार पहले सफ़े पर शामिल हुआ है और आवाम के बीच राम मंदिर का मामला ख़ास तौर से उठाया गया। जी, तो वो क्या उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, क्या कहना चाहते हैं, वो तो हम पढ़ने के बाद उसको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कुछ इस तरह का वादा किया है कि हम मंदिर बनाएंगे वगैरह, तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही इमैच्योरिटी की बात है। एक इंडिया जैसी सोसाइटी में, एक इतने बड़े डेमोक्रेसी में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह के इमोटिव इशू पर वोट मांग रही है वोटर से, तो ये खुद बहुत ही गलत बात है। वोट मांगा जाना चाहिए गवर्नेंस के इश्यूज़ पे, डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे, पब्लिक के रियल इश्यूज़ पे वोट मांगा जाना चाहिए। इस तरह के इमोटिव और डिविजिव इश्यूज़ ये पॉलिटिकल डिबेट का मौजू नहीं बनना चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि अब ये इशू सब्जुडाइज है, तो हमारा शुरू से मौक़िफ़, तयशुदा मौक़िफ़ यही है कि तमाम पार्टीज़ को कोर्ट का फ़ैसला, अल्टीमेट फ़ैसला मानना चाहिए। कोर्ट सारे एविडेंसेस का जायज़ा लेगी। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जुडिशरी बनाई इसलिए गई है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। किसी भी सिविल महज़ूब सोसाइटी में डेमोक्रेसी बनाई इसलिए जाती है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। अगर डिस्प्यूट्स में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ और रूलिंग पार्टीज़ वो स्टैंड लें और इंटरवेन करें और कोर्ट को काम ना करने दें, तो फिर कोर्ट का मकसद क्या है, किस लिए बनाया गया है कोर्ट? तो इस इश्यू को जो सब जुडाइज है, कोर्ट को फैसला करने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला उसे सब लोगों को मानना चाहिए। कॉमन सिविल कोड की भी बात की गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसकी मुखालफत करते हैं, क्या कहें? जी, कॉमन सिविल कोड की हमने हमेशा मुखालफत की, आइंदा भी करते रहेंगे। हम समझते हैं कि इंडिया जैसी प्लूरल सोसाइटी में, जहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, वहाँ लोगों के पर्सनल लॉस को प्रोटेक्शन हासिल रहना चाहिए। और इसी से हम सारे मुल्क को साथ लेकर चल सकते हैं। सबके कल्चरल राइट्स की हिफाजत होनी चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड ये लोगों के कल्चरल राइट्स और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए नुकसानदेह है, चैलेंज है। तो उसकी हमने हमेशा मुखालफत की, आइंदा भी मुखालफत करेंगे। कश्मीर मुद्दे पर आपका क्या कहना है, जो कि मैनिफेस्टो में शामिल है वो भी? कश्मीर के इश्यूज़ पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये वहाँ के लोगों से बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। इस तरह के मसाइल बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही हल हो सकते हैं। लोगों के दिलों को जीत कर ही हल हो सकते हैं। ताकत के ज़रिए और जेल और बैन और बंदूक, इसके ज़रिए इस तरह के मसाइल ना कहीं हल हुए हैं और ना कहीं हल हो सकते हैं। तो वहाँ के लोगों से बातचीत की जाए, डायलॉग किया जाए, बातचीत के ज़रिए एमिकेबल सोल्यूशन पर पहुँचने की कोशिश होनी चाहिए। ये कोशिश आगे बढ़नी चाहिए मज़ीद। हमारी मुखालफत इश्यूज़ के बेस पे है ना। कम्युनल पॉलिटिक्स, डिविजिव पॉलिटिक्स, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ बात करना या उनके बेसिक राइट्स के ख़िलाफ़ बात करना, इसको हम मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हैं। मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान नफ़रत फैलाना, इसको हम मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हैं। जो पार्टी भी ये काम करेगी उसकी मुखालफत करेंगे। जो पार्टी भी इन कामों से बाज आएगी, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफगार्ड करने की बात करेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के मुताबिक काम करेगी, तमाम तबक़ात को साथ लेकर काम करेगी, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसकी हम तायीद करेंगे। तो असल सवाल इश्यूज़ का है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इश्यूज़ का, एजेंडे का सवाल है। तो
हम ये देखेंगे कि ज़ाहिर है कि हमने पूरे मुल्क में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का फ़ैसला नहीं किया है। हम हर स्टेट में अलग अलग देखेंगे, बल्कि बाज़ स्टेट्स में हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखेंगे कि कौन कंपेरेटिवली बेहतर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को सेफगार्ड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो हम ये महसूस करते हैं कि इस वक्त जो सरकार है उसकी कई पॉलिसीज़ ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचाया है। जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स है और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात को तकसीम करने वाली पॉलिटिक्स है, जिसका साफ मुज़ाहरा पूरी कैंपेन में बहुत साफ तौर पर हो रहा है उनकी स्पीचेस और हेट स्पीचेस वगैरह के ज़रिए। तो ये ज़ाहिर है कि बहुत नुकसानदेह चीज़ें हिंदुस्तान, इंडिया जैसे एक प्लूरल मुल्क के लिए, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए। फिर दूसरे नंबर पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह बनाई जा रही हैं कि जिसके नतीजे में गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और जो मुल्क का वेल्थ है, मुल्क की जो दौलत है, वो सिर्फ कारपोरेट घरानों के अंदर अमीर लोगों के पास सीमित हो रही है, कॉन्सनट्रेट हो रही है। ये भी हम समझते हैं कि मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो फॉरेन पॉलिसी है और फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, ये सब मुल्क को तबाही के रास्ते की तरफ ले जाने वाले हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि वोटर को इन सब इश्यूज़ को सामने रखना चाहिए वोट देते वक्त, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी पार्टीज़, ऐसे कैंडिडेट्स आगे आएँ जो मुल्क के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर सकें, सेफगार्ड कर सकें। अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाएगी तो कैसा रहेगा आपके हिसाब से? हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कहते, वो तो वोटर खुद गौर करे, सोचे। हम कैंडिडेट के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूंसी के बेस पे कुछ अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी ये है कि ऐसे लोग जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, उनको आगे आना, उनको लाने की कोशिश करना चाहिए। अब उस पर तो हम देखेंगे क्या उन्होंने लिखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि बाबरी मस्जिद के बारे में हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये अभी कोर्ट मैटर जो है वो सब्जुडाइज है, कोर्ट में है, तो कोर्ट को फैसला करने का हक़ हासिल रहना चाहिए इंडिपेंडेंटली, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को, उसको इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहिए। कोर्ट देखे और सारे एविडेंसेस के बुनियाद पे फैसला करे, और जो फैसला कोर्ट करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, सबके लिए मंजूर होगा। यही ज़ाहिर है कि एक सिविल सोसाइटी, महज़िब सोसाइटी में यही तरीका होना चाहिए इस तरह के डिस्प्यूट्स के लिए। डिस्प्यूट कोर्ट के लेवल तक चला जाए और फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कोई स्टैंड लें, तो ये सही नहीं होगा। जी, कश्मीर का मुद्दा 370 और 335 है, दोनों भी हैं इनके एजेंडे में, दोनों को खत्म करने हैं 2022। नहीं, वो तो आप देखिए, सारी बातें तो हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन सेंसिटिव हसास इश्यूज़ हैं, इस पर सिर्फ आपके कहने पे हम कोई रिस्पॉन्ड करना सही नहीं होगा। हम उनके एग्जैक्ट ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। हम बात कर रहे थे सादतुल्लाह हुसैनी साहब से, अमीर जमात, जो कि जमात इस्लामी हिंद के नए अमीर बने हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कश्मीर मुद्दे का हल सिर्फ डायलॉग से निकाला जा सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।